कल जो बेटा मैंने आप लोगों को चीज़ें बताई थी, उसमें हमने सबसे पहले कहा था जी कि हमारे पास अगर ये वो रूल्स थे जो हमने डिस्कस किए थे। हमने कहा था कि अगर हम इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सोडियम क्लोराइड कंसंट्रेटेड करते हैं, तो हमने पढ़ा है कि हमारे पास क्लोरीन गैस होगी, हाइड्रोजन गैस बनेगी, रिमेनिंग सोल्यूशन जो है वो हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड का है। इसमें बेटा मैंने आपको एग्जाम हिंट बताया था कि आयंस मूव विद इन द सोल्यूशन इलेक्ट्रोलाइट एंड इलेक्ट्रॉन मूव थ्रू द एक्सटर्नल सर्किट, ऑक्सीडेशन से रिडक्शन और एनोड से कैथोड। ये बेटा कल हमने सारी की सारी। फिर इसमें बेटा मैंने आपको बताया था कि हमारे पास हाइड्रोजन गैस का टेस्ट क्या होता है। ऑब्वियसली कलरलेस गैस है, उसकी बबल रिलीज हो रही हैं। कलरलेस तो ऑक्सीजन भी होती है, तो हमें कैसे पता चलेगा ये हाइड्रोजन है? तो हमने इसका टेस्ट पढ़ा था, पाप साउंड प्रोड्यूस करता है। इसी तरीके से बेटा जो क्लोरीन है, येलोइश ग्रीन गैस, इसका भी बेटा हमने टेस्ट पढ़ा था। वैसे टेस्ट ऑफ गैसेस यूनिट 5 के अंदर हम, सॉरी क्या नाम है, एसिड बेस एंड साल्ट वाले यूनिट में ज्यादा पढ़ेंगे और एटीपी में एग्जामिनर पूछता है। इसके बाद बेटा हमने कहा था कि रिमेनिंग सोल्यूशन बेसिक होता है, NaOH होता है। फिर हमने कहा था जी, और NaOH या बेस जो होता है लिटमस पेपर को या यूनिवर्सल इंडिकेटर को ब्लू कर रहे होते हैं। डिपेंड करता है यूनिवर्सल इंडिकेटर ने, कल भी मैं बता रहा था, पीएच डिपेंडेंट कलर होता है। ये pH 7 के ऊपर ग्रीन होता है, पीएच चेंज करते जाए तो इसका कलर चेंज होता है। लेकिन हम यहाँ पे एक नॉर्मल सोल्यूशन की कंसेंट्रेशन बात करें। फिर बेटा हमने कहा था कि अगर हमारे पास सोडियम क्लोराइड का सोल्यूशन है, डाल्यूट सोल्यूशन है इंस्टेड ऑफ कंसंट्रेटेड, फिर क्या सिचुएशन होगी? तो फिर बेटा हमने इंस्टेड ऑफ क्लोरीन ऑक्सीजन गैस की बात की, हाइड्रोजन। और फिर बेटा हमने कहा था कि चूंकि हम H एंड OH को रिमूव कर रही हैं, रिमेनिंग सोल्यूशन हमारा जो है वो कंसंट्रेटेड हो जाएगा। इसके बाद बेटा हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर हम डाल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की इलेक्ट्रोलिसिस करें, यहाँ पे बेटा मैंने आप लोगों को बताया था कि हम गैसेस प्रोड्यूस हो रही हैं, गैसेस की प्रोडक्शन के लिए हम यहाँ पे कोई भी टेस्ट ट्यूब यूज कर सकते हैं, गैस जार यूज कर सकते हैं, गैस सिरिंज भी, बस की सिरिंज खैर यहाँ पे नहीं होगी, नॉर्मली यहाँ पे ब्यूरेट वगैरह भी यूज हो सकती है। खैर एनी हाउ, जो भी ऑपरेटर्स होगा नॉर्मली गैस जार वगैरह, उसमें पहले लिक्विड होता है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड या जो भी है, लिक्विड का लेवल कम होता जाएगा और गैस प्रोड्यूस होगी। और इसमें जो मेजर चीज थी, मेन चीज थी, वो ये थी कि हमारे पास लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होने चाहिए। तो अब यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे 1 मोल हाइड्रोजन का, सॉरी 1 मोल ऑक्सीजन का, यहाँ पे 2 मोल हाइड्रोजन के, तो मोल ज्यादा है। मोल बेसिकली क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस का यूनिट है। आसान लफ्जों में आप कह सकते हो मॉलिक्यूल ऑफ गैसेस ज्यादा होंगे। ऑब्वियसली जब मॉलिक्यूल ज्यादा होंगे तो हमारे पास वॉल्यूम ज्यादा होगा, अगर टेम्परेचर एंड प्रेशर सेम है। तो यहाँ पे बेटा हमने कहा था कि हमारे पास चूंकि मॉलिक्यूल डबल थे, तो हमने कहा था कि वॉल्यूम ऑफ गैस एट कैथोड इज ट्वाइस देन द वॉल्यूम। ये स्पेशली जीसीई के पेपर में, एटीपी के पेपर में ज्यादातर पूछा जाता है। फिर बेटा हमने यहाँ पे ये एक छोटे सा पॉइंट भी बताया था कि रेशियो बिटवीन वॉल्यूम ऑफ गैसेस एंड मोल ऑफ गैसेस आर ऑलवेज सेम। ये बेटा मैंने होमवर्क दिया था, सिर्फ और सिर्फ एक स्टूडेंट ने होमवर्क भेजा है। बाकी अल्लाह ताला आपके लिए आसानियां पैदा करे, क्या कहूं आप लोगों को। अब बेटा मैं यहाँ पे आज आज जो हमारा टारगेट है, हम ये इलेक्ट्रोलिसिस कल कंप्लीटली फिनिश कर लेंगे। फिर हम इसके एग्जाम क्वेश्चन करेंगे। फिर हम एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एटीपी में भी इसके क्वेश्चन आते हैं, थ्योरी और एमसीक्यूज में तो ऑब्वियसली आते ही आते हैं जी। एटीपी में मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत फ्रीक्वेंट होते हैं, जिस तरह एसिड बेस एंड साल्ट का बहुत फ्रीक्वेंट क्वेश्चन होता है, बट स्टिल इसके क्वेश्चन आते हैं रीजनेबल रेशो के साथ। कल बेटे जो मैंने आपको होमवर्क दिया था वो ये था कि अगर हमारे पास इलेक्ट्रोलिसिस की जाए कॉपर सल्फेट की बाय यूजिंग इनर्ट इलेक्ट्रोड, तो क्या आपके पास आयन कौन कौन से प्रेजेंट होंगे, रिएक्शन एट एनोड क्या होगा, रिएक्शन एट कैथोड क्या होगा, एंड ऑल अदर थिंग्स। तो यहाँ पे बेटा हम इसी को हेडिंग बना लेते हैं, फिर इसी से रिलेटेड हम कुछ चीजें और डिस्कस करेंगे जी इंशाल्लाह। 1 मिनट बेटा दीजिए, सिर्फ 1 मिनट, मैं थोड़ी सी सेटिंग अपनी वो कर लो। अच्छा, तो हमारे पास क्या टॉपिक है बेटा? इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ
copper sulfate aqueous by using inert electrode. इनर्ट इलेक्ट्रोड के बजाय एग्जामिनर मेंशन कर सकता है पीटी, कल मैं आपको बता रहा था प्लैटिनम के लिए यूज होता है, और ग्रेफाइट, ये दोनों भी बेटा हम यूज कर सकते हैं। इसमें बेटा एग्जामिनर ये भी कर सकता है कि आपको थोड़ा सा और कंफ्यूज करने के लिए यहां पे लिख दे कंसंट्रेटेड एच कॉपर सल्फेट एज वेल। याद रखिएगा कंसंट्रेशन का रोल सिर्फ और सिर्फ हेलाइड के केस में होता है। कंसंट्रेशन का रोल सिर्फ और सिर्फ हेलाइड के केस में है। कंसंट्रेटेड सोडियम क्लोराइड, डाइल्यूट सोडियम क्लोराइड, प्रोडक्ट एट एनोड विल बी डिफरेंट। बाकी हमारे पास एज सच कंसंट्रेशन का इफेक्ट नहीं होता। अब बेटा मैं यहाँ पे आपको स्टेप बाय स्टेप चीजें बताता हूँ कि आपको क्या क्या पता होना चाहिए। ये बेटा आपके पास इलेक्ट्रोड्स हैं, इनर्ट इलेक्ट्रोड। हम इन्हें एक्सटर्नल सोर्स डायरेक्ट करंट डीसी से कनेक्ट कर देते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। आप सबको आइडिया है कि जो हमारे पास पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है दैट इज नोन एज एनोड, और एनोड के ऊपर बेटा ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होता है। एग्जैक्टली इन द सेम वे जो नेगेटिव होता है बेटा उसे हम कैथोड कहते हैं, और कैथोड के ऊपर रिडक्शन होती है। हम यहाँ पे थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करने के लिए पीटी लिख देते हैं, यानी इनर्ट आपके पास है प्लैटिनम, प्लैटिनम एनोड, प्लैटिनम कैथोड। अब बेटा मैंने आपको होमवर्क में बताया था कि सबसे पहले आपने ये बताना है कि सॉल्यूशन में कौन कौन से आयन प्रेजेंट हैं। तो आपके पास इलेक्ट्रोलाइट है कॉपर सल्फेट एक्वस। इसका मतलब पहले नंबर पे जो सॉल्ट हमारे पास है उसमें आपके पास कॉपर आयन प्रेजेंट होंगे, सल्फेट आयन प्रेजेंट होंगे। ये तो आ गया कॉपर सल्फेट। फिर बेटा मैंने आपको बताया कि हमारे पास वाटर जो होता है इट आल्सो डिसोसिएट। वाटर बेटा जब डिसोसिएट होगा तो हमारे पास H पॉजिटिव आयन एंड OH नेगेटिव आयन बेटा बनेंगे जी। तो अब बेटा हम यहां पे लिख देते हैं H पॉजिटिव आयन एक्वस एंड OH नेगेटिव आयन है। ये जो H पॉजिटिव आयन है और OH नेगेटिव आयन है, दीज आर फॉर्म बाय डिसोसिएशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। सारा का सारा वाटर डिसोसिएट नहीं होता, फ्यू वाटर मॉलिक्यूल डिसोसिएट्स बेटा। अब बेटा यहां पे ना हम उसी तरीके से लिखते हैं, एनोड के ऊपर ऑक्सीडेशन होती है। अच्छा आपने नोट किया मैं बार बार एनोड को पहले लिख रहा होता हूं। वैसे तो कोई एज सच हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन इट इज ऑलवेज बेटर। अब आप सोच रहे होंगे क्यों बेटा। आपको पता है कैथोड पे कौन सा प्रोसेस होता है? विच प्रोसेस अकर एट कैथोड? ये मैंने लिखा भी है। क्या लिखा है बेटा मैंने यहाँ पे? रिडक्शन। एंड रिडक्शन मीन व्हाट बेटा? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन? रिडक्शन किस चीज को बेटा रिप्रेजेंट करता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। वेरी गुड बेटा। अब बेटा इलेक्ट्रॉन यहां पे आयन जब गेन करेगा तो कैसे गेन करेगा? जब यहां पे एनोड पे इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा एंड इलेक्ट्रॉन मूव थ्रू द एक्सटर्नल सर्किट। अगर बेटा यहां से इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड ही नहीं हो रहे, इलेक्ट्रॉन इस साइड पे नहीं आ रहे, तो टेक्निकली हमारे पास रिडक्शन नहीं होती। आपको सिर्फ और सिर्फ ये पता होना चाहिए डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। लेकिन ये मैं आपको एक लॉजिकली बता रहा हूं व्हाई इट इज ऑलवेज बेटर नॉट कंपल्सरी टू राइट ऑक्सीडेशन बिफोर रिडक्शन। तो यहां पे बेटा हम ऑक्सीडेशन की बात करते हैं।
अब बेटा क्या इस सोल्यूशन में हेलाइड आइन है? एनाइन जो है, एनाइन मीन नेगेटिव आइन, ये दोनों के दोनों they will move toward positive electrode anode and oxidation will occur. क्या बेटा यहां पे कोई हेलाइड आइन है बेटा? Is there any halide ion? No. अगर हेलाइड आयन ना हो तो हमारे पास OH नेगेटिव ऑक्सीडाइज होता है। ये चीज हमने बार बार पढ़ी है बेटा। तो मैं यहां पे वही इक्वेशन जो हम बार बार पढ़ चुके हैं लिख देते हैं बेटा। उम्मीद है आप सबको याद भी होगी। मैंने इसकी फुल डिटेल लॉजिकल एक्सप्लेनेशन भी दी है। 4OH negative, it is changing into oxygen gaseous by loss of 4 electron plus 2 H2O, ऑक्सीडेशन होगी बेटा। अब बेटा आपके पास कैथोड की हम बात करते हैं। कैथोड पे भी आप लोगों ने बताया कौन सा प्रोसेस होता है बेटा? रिडक्शन। व्हाट मीन बाय रिडक्शन? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। कौन इलेक्ट्रॉन गेन करता है? पॉजिटिव आयन और कैटाइन गेन इलेक्ट्रॉन। अब दो कैटाइन है, कॉपर आयन एंड हाइड्रोजन आयन। कौन इलेक्ट्रॉन गेन करेगा? लेस रिएक्टिव कैटाइन। मैंने आपको इसका बहुत ही सिंपलेस्ट एक वे बताया था कि नॉर्मली हाइड्रोजन आयन रिड्यूस एट कैथोड। एक्सेप्शन है इफ सॉल्यूशन कंटेन कॉपर आयन, सिल्वर आयन, गोल्ड आयन एंड प्लैटिनम आयन। ये जो एक्सपेंसिव मेटल होती हैं ये बेसिकली हाइड्रोजन से लेस रिएक्टिव है। तो अब बेटा कौन आपके पास यहां पे रिड्यूस होगा? कॉपर आयन रिड्यूस होगा। रिडक्शन मीन व्हाट? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये बेटा कॉपर आयन एक्वस gaining 2 electron changing into copper solid। ये जो बेटा कॉपर सॉलिड होता है, अच्छा इसका कलर ना आपको मार्किंग स्कीम में कहीं पे बेटा पिंक लिखा हुआ मिलेगा, कहीं पे रेड सॉलिड लिखा हुआ मिलेगा। ये सारे के सारे इसके डिफरेंट कलर बिल्कुल ठीक है बेटा। नॉर्मली हम पिंक सॉलिड कहते हैं, लेकिन पिंक रेड जो भी लिखा हुआ मिले दैट्स एब्सोल्युटली फाइन। तो ये बेटा आपके पास पिंक सॉलिड, ये कॉपर आपके पास आ गया। अब बेटा अगर आप में से कोई भी बच्चा इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करना चाहे, नॉर्मली हम इलेक्ट्रॉन को बैलेंस नहीं करते। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हम नॉर्मली बैलेंस नहीं करते। लेकिन अगर कोई भी बच्चा इसे बैलेंस करना चाहे तो यस आप इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हो। अगेन देयर विल बी नो इफेक्ट। हमने सल्फ्यूरिक एसिड में क्यों किया था? क्योंकि वहां पे गैसेस प्रोड्यूस हो रही थी and we were doing the comparison of volume of gases produced after the reaction। यहां पे आपके पास एक सॉलिड है, एक बेटा आपके पास गैस है। और अगर हम ऑक्सीजन गैस की बात करें तो ये बेटा आपके पास कलरलेस गैस होती है। बेशक आप यहां पे लिख सकते हो बबल्स ऑफ कलरलेस गैस फॉर्म। और वैसे जो ऑक्सीजन गैस है, मैं यहां पे नेक्स्ट पेज पे लिख देता हूं, ये बेटा ग्लोइंग स्प्लिंटर को रीलाइट करता है। आप माचिस की तीली ना उसे आग लगाएं, जब वो जल रही होती है दैट इज नोन एज बर्निंग। और जब वो बुझ जाती है लेकिन रेडिश रेडिश आपको नजर आ रही होती है दैट इज नोन एज ग्लोइंग। तो आपके पास ये सारे के सारे टेस्ट फॉर गैसेस हम एसिड बेस एंड साल्ट वाले यूनिट में पढ़ेंगे और ये एटीपी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पे हम लिख देते हैं टेस्ट फॉर ऑक्सीजन गैस। ऑक्सीजन गैस रीलाइट्स यानी दोबारा से उसे आग लग जाती है, ग्लोइंग स्प्लेंडर। आपके पास माचिस की तीली, मैंने आपको बताया अगर आप उसे जलाएं, जलने के बाद जब वो बुझने के करीब आती है तो वो उससे पहले एक बिल्कुल
डार्क ब्लैक होने से पहले पहले वो दरमियान में एक स्टेज आती है जब वो रेडिश रेडिश होती है, बट यू कैन नॉट सी एनी फायर एट दैट, दैट इज द ग्लोइंग स्टेज। अगर इस तरह की स्प्लिंटर हो, कोई आपके पास लंबी सी तेली शीली हो, तो आप उसे अगर ऑक्सीजन गैस में डालेंगे तो इट विल रीलाइट, दोबारा से आग लगेगी, दैट इज नोन एज रीलाइट ऑफ ग्लोइंग स्प्लिंटर बेटा जी। अब बेटा यहाँ पे इस पूरे के पूरे प्रोसेस की कुछ और टेक्निकल हम ऑब्जर्वेशन देखते हैं। देखिएगा बेटा, आपके पास सोल्यूशन में कॉपर आयन है जो कि कॉपर सॉलिड में चेंज हुआ, OH आयन ऑक्सीजन गैस में चेंज हो गए, यानी इन दो आयन्स को हमने सोल्यूशन से रिमूव कर लिया। अच्छा, जब आपने इन दोनों को रिमूव किया तो व्हाट इज लेफ्ट इन द सोल्यूशन? हाइड्रोजन आयन एंड सल्फेट आयन, और इन दोनों के कॉम्बिनेशन को हम नॉर्मली कहते हैं H2SO4। यानी बेसिकली हमारे पास रिमेनिंग सॉल्यूशन इज एसिडिक इन नेचर। मैं यहां पे लिख देता हूं बेटा ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। रिमेनिंग सॉल्यूशन इज एसिडिक इन नेचर। बेशक आप लिख सकते हो H2SO4 और H पॉजिटिव आयन एक्वस एंड सल्फेट नेगेटिव एक्वस। जो आपके पास रिमेनिंग सोल्यूशन है वो क्या है बेटा? वो एसिडिक इन नेचर है। हमने सोडियम क्लोराइड के केस में, कंसंट्रेटेड सोडियम क्लोराइड के केस में पढ़ा था कि रिमेनिंग सोल्यूशन इज बेसिक इन नेचर। बेस जो होती है बेटा वो लिटमस पेपर को ब्लू करती है। बेस लिटमस पेपर को क्या करती है बेटा? ब्लू। बेशक आप याद रख सकते हो बीबी। बीबी नेवर मीन बेनजीर भुट्टो, बी मीन बेस एंड ब्लू। और जो आपके पास एसिड होता है बेटा, ये लिटमस पेपर को आपके पास, एक मिनट जी, इसे मैं थोड़ा सा वो कर गया। एसिड जो होता है बेटा वो लिटमस पेपर को रेड करता है बेटा। रेड, बेस, ब्लू, एसिड, रेड। तो यहां पे अगर आप लिटमस सोल्यूशन यूज करते हो या कोई इस तरह का और आप टेस्ट करते हो एसिड का, एसिड के टेस्ट हम आगे पढ़ेंगे, तो आप यहां पे बेशक लिख सकते हो एसिड टर्न्स लिटमस पेपर रेड। एसिड क्या करता है बेटा? एसिड लिटमस पेपर को रेड कर देता है जी। एक मिनट में यहाँ पे लिटमस पेपर बेसिकली एक पेपर होता है जो कि रेड या ब्लू कलर का होता है, एंड इट इज यूज टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ एसिड और प्रेजेंस ऑफ बेस। अगर आपके पास एसिड होगा तो फाइनल कलर रेड आ जाएगा, और अगर बेस होगी तो फाइनल कलर ब्लू आ जाता है बेटा जी। अब बेटा यहां पे एक और इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन, कॉपर सल्फेट जो होता है ये ब्लू कलर का सोल्यूशन होता है, जबकि सल्फ्यूरिक एसिड कलरलेस है। तो आप यहां पे लिख सकते हो इलेक्ट्रोलाइट इज डीक्लोराइज्ड। क्या मतलब बेटा? आप इसे डिटेल में लिख सकते हो। ब्लू सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट एक्वस टर्न्स, अगर वो सारा का सारा इलेक्ट्रोलाइज्ड हो जाए। बाजू का ऐसा होता है कि हमारे पास थोड़ा सा सोल्यूशन इलेक्ट्रोलाइज्ड होता है, इन दैट केस वो कलर थोड़ा सा लाइट हो जाता है आपके पास। हम यहाँ पे अज्यूम कर रहे हैं वी डिड द प्रोसेस टिल कंप्लीशन। टर्न्स colorless, H2SO4 is colorless solution। तो
अब बेटा यहाँ पे देखेगा, अभी तक बेटा हमने कोई नई इंफॉर्मेशन नहीं पढ़ी सवाए ऑब्जर्वेशन के। जो हम कल पढ़ रहे थे, डे बिफोर यस्टरडे पढ़ रहे थे, हम उसी कंसेप्ट को आगे लेके चल रहे हैं। हम क्या पढ़ रहे थे? हम ये कह रहे हैं कि हमारे पास कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है, वी आर यूजिंग इनर्ट इलेक्ट्रोड, कंसंट्रेशन का कोई भी इफेक्ट नहीं है। इफ एग्जामिनर इज टॉकिंग अबाउट कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट कॉपर सल्फेट, कंसंट्रेशन का इफेक्ट सिर्फ और सिर्फ हेलाइट के लिए होता है बेटा। हमने यहाँ पे इनर्ट इलेक्ट्रोड प्लैटिनम यूज किया, एग्जामिनर में यूज ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड और एनी अदर मेटल इलेक्ट्रोड, हमें कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है बेटा। अब बेटा हम नेक्स्ट क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं कि आयन कौन कौन से प्रेजेंट है? कॉपर आयन, सल्फेट आयन, हाइड्रोजन आयन एंड हाइड्रोक्साइड आयन। एनोड पे कौन सा प्रोसेस हो रहा है? ऑक्सीडेशन। कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है? OH नेगेटिव। हमने ये पढ़ा है कि एक्वस सॉल्यूशन बाय यूजिंग इनर्ट इलेक्ट्रोड OH नेगेटिव ऑक्सीडाइज होता है। क्या बनाता है? ऑक्सीजन गैस, इलेक्ट्रॉन एंड वाटर। कैथोड पे क्या हो रहा है बेटा? रिडक्शन। कौन रिड्यूस होता है? लेस रिएक्टिव कैटायन। हाँ, अगर कंसंट्रेटेड हेलाइड आयन होता तो बेटा याद रखिएगा, एनोड पे कंसंट्रेटेड हेलाइड ऑक्सीडाइज हो जाता है। ये इनर्ट इलेक्ट्रोड की हम बात कर रहे हैं। अभी हम एक्टिव इलेक्ट्रोड के आज एक एग्जांपल पढ़ेंगे एंड यू विल सी द डिफरेंसेस वेयर। कॉपर सॉलिड पिंक सॉलिड होता है, रेड भी लिखा होता है, हमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ऑक्सीजन गैस का टेस्ट क्या होता है? रीलाइट करता है ग्लोइंग स्प्लिंटर को। रिमेनिंग सोल्यूशन हमारे पास एसिडिक इन नेचर होगा। H2SO4 बेसिकली बन रहा है H पॉजिटिव आयन एज वेल एज सल्फेट आयन बेटा। ये बेटा हमने कहा कि हमारे पास रिमेनिंग सोल्यूशन है। और उसके बाद हमने कहा कि हमारे पास जो कॉपर सल्फेट है, जो कि बेसिकली ब्लू कलर का सोल्यूशन होता है, इट टर्न इनटू H2SO4 जो कि कलरलेस है बेटा। अब बेटा हमने इनर्ट इलेक्ट्रोड की इलेक्ट्रोलिसिस की 4 एग्जांपल्स यहां पे किए हैं। सोडियम क्लोराइड एक्वस डाइल्यूट, सोडियम क्लोराइड एक्वस कंसंट्रेटेड, सल्फ्यूरिक एसिड एंड कॉपर सल्फेट। अगर आप रूल्स याद रखेंगे तो आपको किसी किस्म की किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का प्रॉब्लम नहीं होगा। नॉर्मली इन 4 में से ही एग्जामिनर पूछता है, बट एग्जामिनर हैव राइट टू आस्क एनीथिंग। फॉर एग्जांपल वो आपसे कॉपर क्लोराइड कंसंट्रेटेड पूछ सकता है, वो मैग्नीशियम आपसे सल्फेट के बारे में पूछ सकता है। एनीथिंग रिलेटेड विद दैट, आपको सिर्फ और सिर्फ मेन रूल्स, मेन मेथड का पता होना चाहिए बेटा, जो कि मैंने आप लोगों को डिटेल में बताए हैं बेटा। अब बेटा हम एक स्टेप आगे चलते हैं। हम बार बार यहां पे कर रहे थे इनर्ट इलेक्ट्रोड, इनर्ट इलेक्ट्रोड, इनर्ट इलेक्ट्रोड। अगर हम इनर्ट इलेक्ट्रोड डिप नहीं करते, कोई ऐसा इलेक्ट्रोड डिप करते हैं विच हैज एबिलिटी टू रिएक्ट विद इलेक्ट्रोलाइट, तो फिर क्या होगा? आपने शायद मेरी बात को गौर से सुना, मैंने क्या कहा है। ये मैं यहाँ पे रफ पेज पे आ जाता हूं। ये इलेक्ट्रोलाइट है। नॉर्मली इलेक्ट्रोलाइट या तो एसिड है। जी बेटा वैसे जी जी बेटा, जिस बच्चे ने क्वेश्चन पूछने पूछे बेटा। हेलो जी बेटा। सर मैं कह रहा हूँ, मैंने पिछले पेज से लाइन एक लिखनी थी, अगर आप 1 सेकंड के लिए बस पिछला पेज कर दें। मैं बिल्कुल बेटा जी, ये लें बेटा जी, ये आ गया। ठीक है ठीक हो बस। गया, चलो जी ठीक है सर, बस चलो, ठीक है थैंक सर। यू, वेलकम। अब बेटा इधर आ जाते हैं। देखो नॉर्मली मैंने आपको कहा कि इलेक्ट्रोलाइट या तो एसिड होता है या हमारे पास आयनिक कंपाउंड होता है, एक्वस सॉल्यूशन उसका जी, या मोल्टन भी हो सकता है, लेकिन नॉर्मली। अब मैंने आपको कहा कि हम यहाँ पे रिएक्टिव इलेक्ट्रोड यूज करें। आपको पता है ना, नॉर्मली इलेक्ट्रोड मेटल होती है, वो ग्रेफाइट है, लेकिन ग्रेफाइट तो इनर्ट में आ जाता है। तो अगर हम नॉर्मली बात करेंगे, ये बेटा किसी बच्चे का माइक ऑन है, उसकी वजह से थोड़ा सा हो रहा है। थैंक यू बेटा जी, थैंक यू। ये बेटा अगर रिएक्टिव मेटल है,
रिएक्टिव मेटल है। तो आप सबको पता है मेटल के ऊपर हमेशा चार्ज पॉजिटिव होता है। इसका मतलब है कि ये मेटल जिसके ऊपर चार्ज 0 है, जब रिएक्ट करेगी तो पॉजिटिव चार्ज में चेंज हो जाएगी, मीन ये ऑक्सीडाइज हो गई। अब मैं इसे और सिंपल वर्ड्स में कह देता हूं, परेशान बिल्कुल नहीं होना। मैंने आपको क्या कहा है बेटा, यहां पे मैंने आपको ये कहा है कि अगर ये मेटल इलेक्ट्रोड रिएक्टिव है, यानी लेट से ये हमारे पास है जिंक मेटल और ये रिएक्ट कर रही है, तो मेटल जब भी रिएक्ट करती है मेटल के ऊपर चार्ज पॉजिटिव आ जाता है, किसी भी मेटल के ऊपर चार्ज नेगेटिव नहीं होता। जब पॉजिटिव चार्ज आ रहा है इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, तो इसका मतलब है रिएक्टिव मेटल ऑक्सीडाइज हो रही है, और ऑक्सीडेशन कहां पे होती है, एनोड के ऊपर। तो अब इसी चीज को बेटा हम आगे लिख देते हैं बिल्कुल आसान लफ्जों में, ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन हो। ये मैंने आपको इसके पीछे लॉजिक या केमिस्ट्री बताई। क्या कहा बेटा मैंने, मैं इसे बिल्कुल सिंपलेस्ट वर्ड में, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो, लिख देता हूं। एंड दिस इज एक्चुअली आवर रूल 3 फॉर इलेक्ट्रोलिसिस। रूल 1 हमने पढ़ा था कि हमारे पास OH नेगेटिव ऑक्सीडाइज होता है, एक्सेप्शन थी कंसंट्रेटेड हैलाइड आयन इनर्ट इलेक्ट्रोड वाली। नेक्स्ट हमने पढ़ा था हाइड्रोजन लेस रिएक्टिव आयन या हाइड्रोजन आयन रिड्यूस होते हैं, एक्सेप्शन थी बेटा कॉपर सिल्वर गोल्ड प्लैटिनम आयन। अब बेटा हम यहाँ पे आप इसे रूल 3 कह सकते हैं या अनदर पॉइंट कह सकते हैं, न्यूशवेटल क्या है बेटा, इफ मेटल, अब मैं कीपिंग ओ लेवल IGCSE सिलेबस इन माइंड, मैं उस चीज को माइंड में रखते हुए आप लोगों को ये पॉइंट बताने जा रहा हूं, ताकि आपको पास्ट पेपर करते हुए कोई कंफ्यूजन ना हो। लॉजिक क्या थी, लॉजिक ये थी कि कोई भी रिएक्टिव मेटल होगी, मेटल जब रिएक्ट करती है तो मेटल रिएक्शन के बाद पॉजिटिव चार्ज में चेंज हो जाती है। पॉजिटिव चार्ज मीन ऑक्सीडेशन, तो मेटल रिएक्टिव मेटल हमेशा ऑक्सीडाइज होगी। लेकिन हम इसे और थोड़ा सा यूं समझ लें कि छोटे से बच्चों वाले लेवल पे आ रहे हैं, थोड़ा सा और इसे सिंप्लीफाई कर रहे हैं, ताकि आपको इन फ्यूचर पास्ट पेपर करती जगह पे भी प्रॉब्लम ना हो। इफ अ मेटल dipped in its own electrolyte, अब मैं इसे और आसान करके बता रहा हूं, क्या मतलब बेटा, इन इट्स ओन इलेक्ट्रोलाइट, यानी सोल्यूशन में उसी मेटल के आयन प्रेजेंट होने चाहिए। वैसे कोई और मेटल आयन भी हो सकते हैं, लेकिन ये हम एक नॉर्मल कंडीशन में पढ़ रहे हैं। इलेक्ट्रोलाइट कंटेन सेम मेटल आयन। अब ये ओ लेवल IGCSE के कोर्स को माइंड में रखते हुए, पास्ट पेपर को माइंड में रखते हुए हम इस रूल को डिस्कस करें। इफ अ मेटल dipped in its own electrolyte, then instead of anion, metal at एनोड विल ऑक्सीडाइज। याद रखिएगा ये हम सिर्फ और सिर्फ उस सिचुएशन में बात कर रहे हैं जब एक्टिव मेटल है। अब आपके ध्यान में होगा सर हमें कैसे पता चलेगा कौन सी एक्टिव मेटल है, एक्टिव बेसिकली एक्टिव इलेक्ट्रोड। एक्टिव से मुराद है ऐसा इलेक्ट्रोड जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सके। तो अब बजाय इसके कि आपको मैं ये बताऊं कि ये वाले इलेक्ट्रोड एक्टिव होते हैं, ये वाले नॉन एक्टिव होते हैं, हम इसे बिल्कुल सिंप्लीफाई कर देते हैं ताकि आपको कभी भी कोई कंफ्यूजन हो। अगर कोई मेटल, इफ ए मेटल इज डिप्ड इन इट्स ओन इलेक्ट्रोलाइट, यानी आपने कॉपर मेटल को कॉपर सल्फेट में डिप कर दिया, जिंक मेटल को जिंक नाइट्रेट में डिप कर दिया। अब देखें आपको खुद ही पता चल गया कि इलेक्ट्रोलाइट में भी सेम मेटल आयन है, कॉपर
copper sulfate electrolyte, zinc जिंक नाइट्रेट इलेक्ट्रोलाइट, सिल्वर, वैसे कॉपर और सिल्वर लेस रिएक्टिव मेटल होती हैं, कॉपर और सिल्वर क्या होती है, हाइड्रोजन से लेस रिएक्टिव है, लेकिन हम यहाँ पे रिएक्टिव के बजाय एक्टिव कह रहे हैं, वो एक अलग चीज आ जाती है, तो इसलिए मैंने इसे आसान कर दिया। सिल्वर मेटल को आपने सिल्वर नाइट्रेट में डिप कर दिया, यानी आप किसी भी मेटल को डिप्ट कर रही हो उसी के इलेक्ट्रोलाइट में, तो इंस्टेड ऑफ एनाइन, नॉर्मली तो हम ये पढ़ते थे ना, एनाइन नेगेटिव आइन मूव टूवर्ड एनोड एंड ऑक्सीडेशन अकर, सो इंस्टेड ऑफ आइन मेटल जो है जो कि एनोड के ऊपर है, इट विल ऑक्सीडाइज। मैं इसे और डिटेल में लिख देता हूं। फॉर एग्जाम्पल, इफ कॉपर सॉलिड यूज्ड एज एनोड, अच्छा वैसे दोनों इलेक्ट्रोड भी हो सकते हैं, और बोथ इलेक्ट्रोड, and dipped in copper sulfate aqueous, which is our electrolyte. Then instead of anion, जो कि हमारे पास होता है OH नेगेटिव एक्वस, कॉपर सॉलिड will oxidize at एनोड। अगर हम किसी भी मेटल को उसके अपने इलेक्ट्रोलाइट में डिप करें, तो हमारे पास इंस्टेड ऑफ एनाइन मेटल जो है वो ऑक्सीडाइज हो जाएगी। अब बेटा मैं इसको थोड़ा सा और डिटेल में एक एग्जांपल से आपको एक्सप्लेन करता हूं बेटा, ठीक हो गया जी। यहाँ पे बेटा अब यहाँ पे अपने एग्जांपल देखनी है ताकि आप लोगों को इस सारे के सारे प्रोसेस की समझ आ जाए। क्या है बेटा हमारे पास एग्जांपल, हम यहाँ पे लिख रहे हैं इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ copper sulfate aqueous by using copper electrodes। हम कॉपर सल्फेट की पहले भी इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ चुके हैं, बट दैट वाज इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कॉपर सल्फेट बाय यूजिंग इनर्ट इलेक्ट्रोड। अब हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कॉपर सल्फेट बाय यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड। तो बिल्कुल उसी पैटर्न पे बेटा हम सारी की सारी चीजें करते हैं। ये बेटा हमारे पास कॉपर सल्फेट है एक्वस, बेशक आप कह सकते हो कॉपर सल्फेट एक्वस कंटेन कॉपर आयन, सल्फेट आयन, कुछ वाटर मॉलिक्यूल भी डिसोसिएट होंगे, तो वी आर टॉकिंग अबाउट H पॉजिटिव आयन एंड OH नेगेटिव आयन। हमने इलेक्ट्रोड कौन सा डिप किया बेटा, कॉपर इलेक्ट्रोड। इन दोनों को क्या कर लिया बेटा हमने, एक्सटर्नल सोर्स ऑफ बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया, डीसी के साथ, डायरेक्ट करंट के साथ। अच्छा बात को तो डीसी लिखा भी होता है, कोई ऐसे परेशान होने की जरूरत नहीं है बेटा। ये बेटा हमारे पास आ जाता है कॉपर एनोड, ये बेटा हमारे पास आ जाता है कॉपर कैथोड। वन इज कॉपर एनोड, अदर इज कॉपर कैथोड। क्या पढ़ा है बेटा हमने, हमने पढ़ा एट एनोड। उसी तरीके से मैंने आपको बताया कि टेक्निकली इट इज बेटर टू राइट एनोड फर्स्ट, क्योंकि एनोड के ऊपर कौन सा प्रोसेस हो रहा है, ऑक्सीडेशन,
व्हाट मीन बाय ऑक्सीडेशन? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब बेटा इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा तो वही इलेक्ट्रॉन कैथोड पे गेन होंगे और इस तरीके से हमारे पास प्रोसेस होता है बेटा। तो अब बेटा होगा क्या, इंस्टेड ऑफ एनाइन कॉपर सॉलिड, अब देखिए मैंने यहां पे लिखा है कॉपर सॉलिड, ऑक्सीडाइज हो रहा है, किस में चेंज हो रहा है? कॉपर टू पॉजिटिव आयन एक्वस बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये बेटा मेरी बात को गौर से सुनिएगा, ये एनोड है आपके पास जो कि सॉलिड है, किस में चेंज हो रहा है? आयन में चेंज हो रहा है। कौन से आयन में? कॉपर आयन एक्वस। इसका मतलब है कि एनोड सॉलिड, आप यहां पे देख सकते हो, सॉलिड एक्वस में चेंज हो रहा है। तो सॉलिड का मास क्या हो गया बेटा? डिक्रीज हो गया आपके पास। तो आप बेशक यहां पे लिख सकते हो mass of एनोड डिक्रीज। क्यों बेटा एनोड का मास डिक्रीज हो रहा है? ये देखिएगा फिजिकल स्टेट सॉलिड, ये फिजिकल स्टेट एक्वस, सॉलिड एक्वस में चेंज हो रहा है, सॉलिड का मास कम हो रहा है, तो ऑब्वियसली आपके पास एनोड डिसॉल्व हो रहा है। तो ये बेटा हमारे पास आ जाता है। अब बेटा हम आ जाते हैं यहां पे एट कैथोड। बेटा आपको पता है ना ये इलेक्ट्रॉन कहां पे जाएंगे? ये एक्सटर्नल सर्किट से मूव करते हैं। ये इलेक्ट्रॉन यूं एक्सटर्नल सर्किट से मूव करते हैं फ्रॉम ऑक्सीडेशन और एनोड टूवर्ड कैथोड। बेटा ये बेटा आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। अब बेटा कैथोड पे क्या होगा? कैथोड के लिए हमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हमने ऑलरेडी पढ़ा है जो लेस रिएक्टिव आयन होते हैं वो रिड्यूस होते हैं, एंड हाइड्रोजन आयन इज लेस रिएक्टिव आयन। तो हम यहां पे लिखेंगे कॉपर टू पॉजिटिव एक्वस गेनिंग टू इलेक्ट्रॉन चेंजिंग इनटू कॉपर सॉलिड। अब बेटा अगर आप गौर से देखें तो बिल्कुल अपोजिट प्रोसेस हो रहा है, एक्वस सॉलिड। इसका मतलब है यहां पे एनोड कैथोड के ऊपर मास ऑफ सॉलिड इंक्रीज हो रहा है, मास ऑफ कैथोड इंक्रीज। बिल्कुल अपोजिट प्रोसेस हो रहा है, यहां पे सॉलिड एक्वस सॉल्यूशन में तो आप कहते हो डिक्रीज, यहां पे बेटा एक्वस सॉल्यूशन सॉलिड में तो आप कहते हो इंक्रीज। बिल्कुल अपोजिट प्रोसेस हो रहा है हमारे पास। अब बेटा गौर से देखिएगा आपके पास, जी बेटा वैसे सर जब सॉल्यूशन एक्वस टू सॉलिड जाता है तो मतलब जी जी मास बेटा, इंक्रीज होता है, ये जी देखो ना बेटा लॉजिक है आप इसके बारे में। देखो बेटा यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? एक्वस, इसका मतलब है सॉल्यूशन में आयन प्रेजेंट है, मैं राइट? जी ये आयन इलेक्ट्रॉन गेन कर रही है, मैं राइट? जी कहां से इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं? अब इमेजिन कीजिएगा ये आपके पास लेट से कि एक सॉलिड है, कैथोड है, ये क्या है बेटा? कैथोड है, मैं राइट? ये आयन इस कैथोड के पास आए, ये आयन फ्री मूव कर रहे थे इसलिए ये करते करते यहां तक आए। जो ही वो इससे इलेक्ट्रॉन लेंगे तो वो किस में चेंज हो गया बेटा? सॉलिड। क्या सॉलिड मूव करता है फ्रीली? नहीं करेगा। इसका मतलब है सॉलिड यहीं पे स्टिक हो गया। सॉलिड क्या हो गया बेटा? स्टिक हो गया। जब सॉलिड स्टिक हुआ, सॉलिड मूव ही नहीं कर रहा, तो ऑटोमेटिकली मास ऑफ सॉलिड क्या हो गया बेटा हमारे पास? इंक्रीज हो गया। तो ये बेटा हमारे पास होता है वे, ये बेटा हमारे पास होती है इसके रीजन या लॉजिक। जी ठीक है। अब है बेटा कोई कंफ्यूजन? नो सर। अच्छा अगर आप गौर से देखें तो सॉल्यूशन में यहां पे कॉपर आयन आए और यहां से कॉपर आयन सॉल्यूशन से रिमूव हो गए, तो इन रियलिटी देयर इज नो इफेक्ट ऑन कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। देखो ना कॉपर आयन यहां पे कॉपर सॉलिड, ये आप क्लियरली देख सकते हैं, ये मैं यहां पे डिफरेंट कलर, कॉपर सॉलिड कॉपर आयन में चेंज हुआ बाय लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। इन्हीं 2 इलेक्ट्रॉन को
कॉपर एक्वस ने गेन करके कॉपर सॉलिड में, यानी ये वाली चीज जो यहां पे बनी वो यहां पे यूज्ड हो गई। तो आपके पास इन रियलिटी सॉल्यूशन में एक साइड पे कॉपर आयन मूव इन हुए, सेकंड साइड पे दे मूव आउट। सो नो इफेक्ट ऑन कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, मैं यहां पे लिख देता हूं। और अगर कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन पे इफेक्ट नहीं है तो कलर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट रिमेन अनचेंज। नो इफेक्ट on concentration of solution or color of, जो कि ब्लू कलर था, इलेक्ट्रोलाइट रिमेन अनचेंज। रीजन क्या है बेटा? अब हम ना यहां पे मैंने आपको कहा क्वांटिटी का यूनिट होता है मोल, तो यहां पे हम लिख सकते हैं मोल ऑफ कॉपर आयन मूव इनटू इलेक्ट्रोलाइट। कहां पे? बेशक आप यहां पे लिख सकते हो एट एनोड आर इक्वल टू मोल ऑफ copper ion move out of इलेक्ट्रोलाइट। कहां पे बेटा? एट कैथोड। आप क्लियरली देख सकते हैं कि हमारे पास एनोड और कैथोड पे सेम आयन है। एक जगह पे आयन इज मूविंग इनटू सॉल्यूशन, एक जगह पे आयन इज मूविंग आउट ऑफ द सॉल्यूशन। तो हम यहां पे कहते हैं कि ये बेटा हमारे पास सिचुएशन है जी। अब है बेटा कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम बेटा?